जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी इतिहास से हम 8वां पार्ट, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो चलिए हम आज इसको डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 8। तो चलिए शुरुआत देखते हैं। इसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, तो आप हम सब जानते हैं कि ये किस परिप्रेक्ष्य में चैप्टर है। ये पाठ आज़ादी तक, जो हमारे भारत को आज़ादी जब मिली 1947 में, तब तक के लिए जो जो कुछ भी इसमें हुआ, जो भी कारण से, हम सब इसका कारण जानते ही है कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200-300 साल तक राज किया। ठीक है, 1870 से पहले भी 1857 की क्रांति, जो इसकी जनक मानी जाती है, जो आज़ादी का आंदोलन था, उसकी जो आग लगी थी, हम सब जानते हो, मंगल पांडे नाम के एक क्रांतिकारी हमारे आदर्श, और उन्होंने सबसे पहले मेरठ सत्याग्रह, जिसे हम जानते हैं। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं इस पाठ को। एक कक्षा 8वीं के छात्रों और हमारे जो भी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, जैसे कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब जानते ही है पिछले अध्यायों में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से जागी। ठीक है, उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। आज हम जिस आज़ाद भारत में जीते हैं, वो पहले गुलाम था। ठीक है, हमारा जन्म तो आज़ादी के बाद हुआ है, लेकिन हम अब ये जानते हैं कि जब आज़ादी के पहले, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय की परिस्थिति क्या होंगी। हम आज़ाद नहीं थे, हमें कुछ करने की आज़ादी नहीं थी, हमें ऑफिसर बनने की आज़ादी नहीं थी, हमें कोई नेता बनने की आज़ादी नहीं थी, हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। ठीक है, जो आज हमें मिली है, जो आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, यह देश क्या है और किसके लिए है, इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। भारत की यहाँ परिभाषा बताई गई है। जैसे आप देखिए, मैं कलर पेंसिल से करता उसको। भारत का मतलब क्या है। ठीक है, भारत का मतलब यहाँ की जनता, जैसे आज हम लोग हैं। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, किसी भी वर्ग, रंग, ठीक है, भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जैसे पूरे दुनिया में बस हमारा एक भारत ही है, जहाँ सारे धर्म के लोग, हर रंग के लोग, हर वर्ग के लोग, हर वर्ण के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक, जैसे हम जानते ही है कि रंग के आधार पर भेदभाव तो अमेरिका में एक कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, और अलग अलग भाषा वाले लोग केवल भारत में ही मिलेंगे। यहाँ तो अब ऐसा माना जाता है कि जैसे हम लोग अगर हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, हर 100 किलोमीटर में क्षेत्र बदल जाता है। ठीक है, यदि आज मैं मध्य प्रदेश में हूँ, 100 किलोमीटर चलूँगा महाराष्ट्र में चले जाऊँगा।
महाराष्ट्र में मराठी बोलेंगे, मध्य प्रदेश में भी महारा हिंदी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम तमिलनाडु, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे तो अलग अलग भाषाएं बदल जाएंगी, ठीक। यह एक घर है जिसमें हम सब अलग अलग वर्ण के, अलग अलग जाति के, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं, ठीक है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। एक आपको बात बताता हूँ, जैसे सिर्फ 25,000 अंग्रेज उस समय की 30 करोड़ आबादी को संभाल रहे थे, केवल 25,000 अंग्रेज। अब हमारे भारत में इतने सारे लोग हैं, अब इतनी सारे संसाधन हैं, इतने हमें आशीर्वाद मिला है, हमारी प्रकृति इतनी सुंदर है, उससे मिलने वाले हमारे इतने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमारी खनिज सबसे महत्वपूर्ण। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ही एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधन व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। अब ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि 25,000 अंग्रेज 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को चलाए, ठीक है। और उस समय तो हम लोग अधिकारी भी नहीं बन पाते थे, जैसे आज हमारा एक हिंदुस्तानी ही कलेक्टर होता है। उस समय तो 10 लाख के ऊपर एक अंग्रेज चलाता था, ठीक है। और उसमें काम करने वाले तो हम जानते ही हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन रहते थे, ठीक है। इस जवाब के साथ, ठीक है, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। जब तक उनका ये हक हमारे संसाधनों पर, हमारी संस्कृति पर ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये भारत भारतीयों का नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद की चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। जैसे मैंने बताया कि 1857 में मंगल पांडे जी, हमारे आदर्श, उन्होंने सबसे पहली आज़ादी की चिंगारी जलाई। वहाँ से आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ, आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। अब आपको पता है कि मंगल पांडे की क्या स्टोरी है? अब मैं बताता हूँ ये स्टोरी। मंगल पांडे जी एक सिपाही थे, अंग्रेजी सेना में एक सिपाही, और वो भी ब्राह्मण सिपाही। तब तो गोलियां जो बनती थी वो कारतूस से बनती थी, कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी से वो गोलियां बनती थी। अब ब्राह्मणों में या हमारे भारतीय संस्कृति में तो ये एक सरासर पाप है कि हम लोग उसे छुए, पर उस समय उन सिपाहियों को वो दांत से निकाल कर अपने बंदूक में भर के वो चलानी पड़ती थी। तो अब सारे सिपाही चुप बैठे थे, लेकिन हमारे मंगल पांडे जी, उनमें ये असहनीय ये जो काम कर रहे थे अंग्रेज, तो उनके खिलाफ़ उन्होंने विद्रोह कर दिया अकेले, मंगल पांडे जी ने। तो अंग्रेज़ों ने उनको बहुत असहनीय ढंग से फांसी देकर उनकी हत्या कर दी। वो तो 1857 में ही शहीद हो गए, हमारे भारत के सबसे पहले क्रांतिकारी, ठीक है। तो तब से आज़ादी चालू हो गई, जब जैसे ही उनको पता चला कि जैसे अलग अलग राजा, बहादुर शाह जो आखिरी मुग़ल के राजा थे, उसके बाद 1857 के बाद अलग अलग राजाओं ने बहादुर शाह के नीचे अपनी एक संगठन बनाया और उसके लड़ाई शुरू कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ़। तब से शुरू हुआ ये आंदोलन, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठन को बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। और इसमें जैसे बताया गया है कि 1870 और 1880 के दशक
में बने राजनीतिक संगठन, जो भी संगठन बने, अब उसकी बागडोर जो हेड करता था वो एक भारतीय तो होता था, लेकिन वो अंग्रेजी भारतीय होता था। जैसे हमारे ही लोग हमारे ही खिलाफ काम करते हैं, और वो पढ़े लिखे अंग्रेज अंग्रेज़ों द्वारा पढ़ाए लिखाए जो भी लोग रहते थे उनको उनका नेता बनाया जाता था। इनमें से ज़्यादातर संगठन की बागडोर वकील आदि अंग्रेज शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, ये कुछ संगठनों के नाम हैं। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। इसको अब अपन कलर कर देंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए आप भी, आपको भी ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, ये क्या हो रहा है यार? अरे क्या हो रहा है यार? पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी उस समय की ही है। आदि इस तरह से प्रमुख संगठन थे। अब ये जो संगठन थे, अब इसमें से मुझे एक तो पता है, राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, सर ए ओ ह्यूम। इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी, ठीक है। पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो हमें याद ही रहेंगी। मद्रास महाजन सभा, इसको याद कर सकते हैं अपन, मद्रास महाजन सभा। पूना सार्वजनिक सभा, पूना बॉम्बे, ये महाराष्ट्र में है। मद्रास, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हमें ये पता है कि महाराष्ट्र के ही रास्ते हम कहाँ जाएंगे, मद्रास तो जाएंगे ही। अब महाराष्ट्र में हम मुंबई होते हुए जाएंगे तो पुणे जाना ही पड़ेगा। तब हम पुणे को याद ही रख सकते हैं, पूना सार्वजनिक सभा। पूना जाएंगे, पूना सार्वजनिक सभा देखेंगे, पूना सार्वजनिक सभा होगी तो उसके बाद बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। बॉम्बे चले गए तो बॉम्बे के बाद में हमें मद्रास जाना पड़ेगा, मद्रास महाजन सभा, वहाँ मद्रास महाजन सभा। उसके बाद में हमें भारतीय, और भारतीय तो याद रखिए, भारत को इंग्लिश में इंडियन कहते हैं, तो क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो हमें याद ही है, और इंडियन एसोसिएशन। अब ये इस तरह से हम याद ही रख सकते हैं। जैसे अब सुनिए, हमें संगठन देखने हैं भारत के उस समय के सबसे पहले जो बने हैं, तो सबसे पहले हम बने देखेंगे। अब महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र में पुणे जाएंगे, पुणे से बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से हम जाएंगे मद्रास। मद्रास चले गए तो मद्रास में हमने राष्ट्रवाद हमारे मन में जगा, और हमने इंडियन, जो इंडिया होता है, अब इंडिया को हम हिंदी में कहते हैं भारत। तो अब ये जो 5 हमारे नाम थे वो हमें याद हो गए, ठीक है। इस तरीके से प्रमुख संगठन थे कुछ। अब पूना सार्वजनिक सभा पे आते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, मतलब सब लोगों के लिए, मतलब सरकारी। सार्वजनिक सभा सब लोगों के लिए। जैसे हम गणेश जी बताते हैं तो वो सार्वजनिक मंडल ही होता है हमारा, जब हम गणपति बिठाते हैं। सब लोगों को या सबके लिए, सर्व सभी जनिक लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्से में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870, संप्रभु का अर्थ याद दिया है। संप्रभु मतलब बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता।
1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। ये एक्ट याद रखिए, सबसे पहला है आर्म्स एक्ट, जिसके आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। आर्म्स एक्ट क्या है? आर्म्स एक्ट में किसी भी भारतीयों के पास हथियार रखने को प्रतिबंधित कर दिया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। अब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना में भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये को पता चलता था। ठीक है, अब इसमें हमारे जो तीन जो एक्ट है वो याद कर लीजिए। सबसे पहला है आर्म्स एक्ट, जिसका अर्थ था कि जैसे हम लोग भारतीय, हम अपने पास हथियार नहीं रख सकते। ठीक है, 1878 में ये पास हुआ। 1883 में प्रिंटिंग प्रेस। 1883 में इल्बर्ट बिल लागू हुआ। इसमें क्या कहते थे, जैसे जो भी भारतीय न्यायाधीश थे वो किसी अंग्रेज को सज़ा नहीं सुना सकते। ठीक है, इसका विरोध खुद अंग्रेजी शासन ने किया था, तब इनका असली रवैया पता चल गया था हम लोगों को। अब 1883 और 1878 याद रखिए, ये हो गया। और एक प्रेस एक्ट था। प्रेस एक्ट में हम भारतीय कोई उनके खिलाफ़ कुछ छाप नहीं सकते थे, या वो तो अपनी कुल संपत्ति जब्त कर लेते थे इससे। ठीक है, याद रखिए 1878 और 1883। 1878 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? आर्म्स एक्ट। 1883 में अपना लास्ट वाला जो भी हुआ था अपना इल्बर्ट बिल, और बीच में आया था प्रेस एक्ट। ठीक है, पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 में महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया गया। इसमें 72 प्रतिनिधि थे। ठीक है, की स्थापना का फैसला लिया गया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादाभाई नौरोजी, अब आज जो कांग्रेस बनी है उसके ये सबसे पहले नेता थे, याद रखिए, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, पूछे जा सकते। सबसे पहला नाम है अपना दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त,
एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राइवेट मेंबर कोलकाता के थे। ठीक है, अब ये कांग्रेस बनी कहाँ थी? इसमें 72 अपने सबसे पहले प्रतिनिधि थे और 1885 में बनी थी, 1885 में।